नमस्कार दोस्तों। किस्से का हिस्सा सीजन 2 के किस्से फ्रूट पंच में अभी तक आपने सुना कि कैसे हम लोग इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के लिए हिमाचल के शहर मंडी गए और टूर्नामेंट जीतने के बाद हम सब लोग अब टूर्नामेंट की जीत का जश्न मना रहे थे। सब लोग अब काफ़ी हाई थे, इसलिए मैं और अजय कंवर भाई डिनर के इंतज़ाम के लिए कुक से मिले और अब वापस अपने कमरों की ओर आ रहे थे। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में उसके आगे। हम बैडमिंटन खेलते थे। उस साल मेरे को चोट लगने की वजह से खेल तो रहा नहीं था, पर साथी खिलाड़ियों के साथ चला गया। तो जब वहाँ पे शाम को सब लोग हम बैठते थे, वहाँ एक हमारे बड़े भाई साहब शौरी जी, तो शौरी जी का एक ही डायलॉग होता था, शौरी भाई है ना, शौरी भाई सब देख लेगा। लास्ट हो गया पंच तैयार। और जैसे कि उम्मीद थी महान केमिस्ट मोंटू, अजय और सन्नी से, ये उम्मीद से भी बेकार निकला। और जब इनकी नाकामयाबी हुई तो इन्होंने इल्ज़ाम दिया कि इसको बेचारी एक रम की बोतल जो मैं लेके आया था उस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। पर चलो, मैंने सबसे छोटा होते अपना बड़प्पन दिखाया और इनको माफ़ कर दिया। बट ऐसा हुआ कि इस पंच का जो असली असर था वो शौरी भाई आज तक याद रखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि इंटर कॉलेज में अपना एक अलग ही प्रेशर होता है, लेकिन मंडी के इंटर कॉलेज में हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर था, डिफरेंट प्रेशर था। क्योंकि मैच खेलने के बाद ये लोग तो सब शौरी एंड सभी भाई लोग पार्टी करते थे, मैं और अजय फंसे रहते थे मैच की टेंशन में। ऊपर से शौरी भाई का प्रेशर, हर मैच के बाद बोलते थे कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इंटर कॉलेज जीतने के बाद जो हमारी रात को पार्टी हुई उसका भी एक अलग ही अंदाज़ था। जैसे ही मैं और अजय कंवर भाई कमरे में घुसे, पूरा का पूरा दृश्य पलट चुका था। जब हम कमरे से बाहर गए थे करीबन 10 मिनट पहले, तो सब लोग अपने अपने पैरों पर खड़े थे। किसी के हाथ में ग्लास था, कोई स्टॉल लगा, ट्रॉफी में से फ्रूट पंच पी रहा था। अब यह दृश्य बिल्कुल अलग था। इस कमरे में अगर 3 से 4 लोग थे तो उनमें से 2 सोफों पर लुढ़के पड़े थे या 2 बिस्तर पर लेटे हुए थे। बाथरूम में से भी अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। कुल मिलाकर फ्रूट पंच अब अपना काम कर चुका था और इसमें आग में घी का काम विकी या नवीन ने जो रम की बोतल मंगवाई थी वो कर चुकी थी। उन्हें उसी हालत में छोड़ अब हम दूसरे कमरे की ओर गए। दूसरे कमरे का हाल भी उसी कमरे की तरह था। कोई भी आदमी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ था, इधर उधर कमरे में छिटके पड़े थे। सबसे मजेदार शौरी भाई थे। शौरी भाई एक मोटा चश्मा पहनते थे। उनका वो चश्मा उनके सर पर लगा हुआ था और वो लगातार किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सिरे से पकड़कर जब हमने शौरी भाई से पूछा कि शौरी भाई क्या हुआ, तो बोले, अरे कौन, अजय, तू भाई है मेरा, बस एक काम कर दे कि बता दे कि मैं अपना चश्मा रख के कहीं भूल गया हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए अपना सर टटोलिए, आपका चश्मा आपके सर पर है। बहरहाल उन्हें उनका चश्मा ढूंढवा, बाथरूम के समीप खड़ा कर हम तीसरे कमरे में गए तो तीसरे कमरे में बिस्तर पर नेता लेटा हुआ था। हमें देखते ही उसने कहा कि ऐसा है यार, आप आ ही गए हैं तो इस कमरे का पंखा बंद कर दें, क्योंकि मेरे सर जो है वो बहुत दर्द कर रहा है। तो हमने छत की तरफ देखा तो वहाँ पंखा नहीं घूम रहा था, क्योंकि छत पर पंखा था ही नहीं। दरअसल नेता का सर बहुत तेजी से घूम रहा था। तो उस रात मुझे और अजय कंवर को छोड़ शायद डिनर किसी ने भी नहीं किया। हमने कुक से कहा कि देखिए ऐसा है, आप हमें खाना खिलाएं और उसके बाद इसे पैक करें और सुबह ब्रेकफास्ट में सबको यही परोस दें। कुक ने भी सोचा कि देखिए यही ठीक है, क्योंकि अब कितनी देर इंतज़ार किया जाए। तो हम खाना खाने के बाद टहलने निकल पड़े, क्योंकि मैं और अजय कंवर भाई ही थे जो थोड़ी सूफी हालत में थे। तो हमें लगा कि ऐसा है कि नींद अभी आ नहीं रही है और अंदर कमरे का दृश्य जो है तीनों का
वो इस तरह का भी नहीं है कि अब वहाँ जाके सेटल हो सके, तो लेट देम सेटल फॉर अ वाइल, और इस बीच हम थोड़ा खाना पचा लें और थोड़ा नशा भी हिरन हो जाएगा। तो हम PWD गेस्ट हाउस से बाहर मांडव होटल के आसपास टहल रहे थे कि बात ही बात में मैंने अजय भाई को कहा कि देखिए सब कुछ ठीक है, खूब मज़ा आया जश्न में, पर हाँ ये जो शोरी भाई बार बार हमें कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो और भाइयों के लिए मैं कुछ भी कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा हो गया है। तो क्यों ना इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा परख लिया जाए। अजय कंवर भाई को भी ये बात लगातार सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो चलो कुछ इस तरह का प्लान बनाते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो घूमते घूमते मैंने और अजय कंवर भाई ने एक प्लान बनाया। प्लान का जो बैकड्रॉप था वो ये था कि देखिए पता किया जाए कि शोरी भाई के इस दावे में कितनी मजबूती है। तो हमने प्लान को ब्रीफली डिस्कस किया और फिर सोचा कि सुबह शोरी भाई के उठने से पहले बाकी लोगों को भी इस प्लान में शामिल किया जाएगा। सुबह होते ही हमने मोंटू, विक्की, सनी और मंडी के दोनों लड़कों को अपने साथ मिलाया। इसके अलावा नेता भी जाग चुका था, तो नेता को भी अपने प्लान के बारे में बताया। पूरी तैयारी करने के बाद अब हम इंतजार कर रहे थे कि शोरी भाई उठें और अब उन्हें ये कहानी सुनाई जाए। तो जैसे ही शोरी भाई उठे, मैं और मोंटू शोरी भाई के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि शोरी भाई कल रात मज़ा तो बहुत आया आपके जश्न में, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। तो शोरी भाई ने चिंता दिखाते हुए कहा कि बताइए किस तरह की गड़बड़ हुई है। तो हमने कहा शोरी भाई कल जब सब लोग नशे में थे तो मैं और अजय कंवर भाई वापस बाहर निकले और अजय कंवर भाई को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सड़क से पत्थर उठाए और नीचे शहर में लोगों पर मारना शुरू कर दिया। ऐसे में वो पत्थर जाकर कुछ एक लोगों को लगा, उनमें से कुछ लोग ऊपर आ गए। ऊपर आए तो पता लगा कि वो कुछ स्थानीय लोग हैं और उनमें से कुछ मंडी कॉलेज के भी लोग हैं, क्योंकि वहाँ से मंडी कॉलेज भी पास ही है और ऊपर से मंडी कॉलेज दिखाई भी देता है। आपको मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि बहुत से कॉलेजेस की आपस में रंजिश रहती भी है, ख़ास तौर पर जब आप यूथ फेस्टिवल या इंटर कॉलेज जैसी टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा के साथ साथ कई बार कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं जहाँ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। हालांकि कॉलेजेस में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन पीजी सेंटर के साथ ज़्यादातर दूसरे ज़िलों के कॉलेज के लोग लड़ाइयाँ नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्हें शिमला पीजी सेंटर आना ही है। पर फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह की घटनाओं पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो हमने शोरी भाई के सामने पूरी कहानी कह डाली, या यूँ कहें कहानी गढ़ डाली। तो हमने शोरी भाई से कहा कि देखिए लोग ऊपर आए और ऊपर आए तो ऊपर आकर भी अजय भाई नशे में थे, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया और वो धमकी देकर चले गए। अभी शोरी भाई इस पूरे एपिसोड को डाइजेस्ट कर ही रहे थे कि जो मंडी के दो लड़के थे वो कमरे में एंटर हुए और आते ही उन्होंने अपना रोल अदा करना शुरू किया। बहुत घबराए हुए से कमरे के अंदर एंटर हुए और उन्होंने सीधे आकर हमसे कहा कि आप लोगों ने रात को क्या कांड कर दिया। हमने उनसे पूछा क्यों, क्या हुआ, आप लोगों को कैसे बताएं। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग नीचे बस स्टैंड से आ रहे हैं, हम अपने शहर के लिए टिकट बुक करने गए थे, तो वहाँ पर तो कॉलेज के काफ़ी छात्र इकट्ठा हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये शिमला से टीम आई है इन्होंने रात को इस तरह से बदतमीज़ी की, पत्थर फेंके, चोट पहुँचाई, तो अब हम उन लोगों को यहाँ से निकल कर जाने नहीं देंगे। शिमला से आए पूरे के पूरे प्लेयर जो हैं अब अपने हाथ और पैर तुड़वा कर ही शिमला वापस जाएंगे। और पूरी संजीदगी के साथ उन्होंने अपना रोल अदा किया। ये सुनते ही शोरी भाई की हवाइयां उड़ गई। हम सब लोग भी पूरी गंभीरता बनाए हुए थे और किसी भी प्रकार का शोरी भाई को कोई शक होने नहीं दे रहे थे। इस बीच
सोलन के एक लड़के ने अपने बैग में से एक खुखरी निकाली जो शायद वो शौकिया रखता था, और कहा कि देखो अगर ऊपर आ जाते हैं लोग तो अब दो दो हाथ करेंगे। शोरी भाई का ये देखकर कलेजा बिल्कुल मुंह को आ गया। वो उन सबको समझाने लगे कि देखिए तुम लोग इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। हमें मौका मिला शोरी भाई के पास पहुंचने का और ये कहने का कि शोरी भाई हम तो अब आपके आश्रय ही हैं, क्योंकि हम तो आपके भाई हैं और आप तो अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तो हमें बचाना पूरा का पूरा जो है आपके हाथ में है। इस बीच हम सब लोग ये भी डिस्कस करने लगे कि अब शिमला कैसे जाया जाएगा, बस स्टैंड कैसे पहुंचा जाएगा, क्या कोई और तरीका है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा है कि इस पूरे के पूरे प्लान में एक कील और ठोक दी जाए। तो हमने इस प्लान में अब नेता को शामिल किया। नेताजी क्योंकि लोकल थे और एक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, क्योंकि उनके जो चाचा हैं वो केंद्रीय मंत्री भी थे, तो हमने नेता से कहा कि नेताजी अब आप सुझाइए कैसे निकला जाए। तो नेताजी ने जो कहा उसके बाद तो शोरी साहब का पूरा रंग ही उड़ गया। नेताजी ने कहा कि देखिए जिस तरह के लोगों की आप बातें कर रहे हैं ये लोग यहाँ के गुंडा एलिमेंट हैं, और अगर वो अब आपको यहाँ से वापस बाहर नहीं जाने देंगे तो इसमें मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं तो लोकल हूँ और आप लोगों ने जो किया उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। ये कह के नेता उठे और गेस्ट हाउस से बाहर निकल गए। सोलन के दोनों लड़के भी अपना अपना बैग पैक करने लगे। वो बोले कि देखिए बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ शिमला के लोगों को वापस जाने से रोकेंगे, तो इसलिए हम तो सोलन के हैं तो हम जा रहे हैं। उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो भी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकलने लगे। हालांकि सबको उस दिन वापस जाना ही था और वो अपने तयशुदा टाइम से ही जा रहे थे, पर ये दिखाया गया शोरी भाई को कि देखिए क्योंकि अब ये हालात बिगड़ चुके हैं इसलिए वो निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे ही सोलन के लोग निकले, नेता वहां से निकला। अब शिमला के हम 4-5 लड़कों के अलावा शोरी हमारे साथ बचे हुए थे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। हालांकि शोरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हैं, लेकिन उन्हें शिमला ही वापस जाना था क्योंकि वो वहीं हॉस्टल में रहते थे, और प्लान भी यही था कि हमारे साथ वो मंडी आएंगे और टूर्नामेंट के बाद वापस शिमला जाएंगे। अब हम लगातार शोरी भाई को ये कह रहे थे कि शोरी भाई देखिए हमारा तो कोई और सहारा है नहीं, हम तो सबको कह देंगे कि हम तो शोरी भाई के लोग हैं या शोरी भाई के भाई हैं और बाकी जो होता है वो होता है, तो डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन फ्रंट लाइन तो आप ही को संभालनी है। शोरी भाई कुछ देर सोच में गुम हुए और उसके बाद वो दूसरे कमरे में चले गए। इस बीच वो लगातार ये बोलते रहे कि देखो तुम सबको मुझे बताना चाहिए था कि ये फ्रूट पंच नहीं है, जबकि इसमें सारी की सारी लिकर है, और दूसरा अगर तुम लोगों ने इतना सारी दारू पी ली थी फिर बाहर क्यों निकले, और बाहर निकले तो इस तरह गाली गलौज करना और लोगों पर पत्थर फेंकना किस तरह की अकलमंदी है, और इस तरह की हरकतों में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ। हम उन्हें लगातार याद दिला रहे थे कि शोरी भाई हम तो सब कुछ आपके भरोसे किया हमने, हम आपके भाई हैं और अब आप हमारे लिए जो कर सकते हैं कीजिए। शोरी भाई कुछ समय के बाद दूसरे कमरे से वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तो वो पूरी तरह तैयार थे और उनके हाथ में अपना सूटकेस था। उन्होंने कहा ऐसा है, मुझे अभी अभी घर से फोन आया है और मैं शिमला ना जा अब हमीरपुर जा रहा हूं। ये मोबाइल फोन का जमाना बिल्कुल नहीं था और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के उन कमरों में कोई फ़ोन भी नहीं था। अगर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कोई फ़ोन था तो उसका नंबर शोरी साहब के घर वालों के पास कैसे होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने शोरी भाई को कहा कि शोरी भाई आप तो हमारे साथ शिमला जाने वाले थे, अभी अकस्मात आपने प्रोग्राम कैसे चेंज किया? तो बोले नहीं नहीं, घर में इमरजेंसी है, मैं तुम लोगों के साथ हूँ लेकिन अभी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले हम उन्हें कुछ बताते या रोकते, शोरी भाई बिजली की गति से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से निकल हिरन हो गए।
खैर, शोरी भाई के जाते ही हम सब पेट पकड़ हंसने लगे। सोलन के वो दोनों लोग भी निकले नहीं थे, कहीं गए नहीं थे, बल्कि दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए थे। हंसता हुआ नेता भी दूसरे कमरे से निकल के हमारे पास आया और हमने खूब हंसी ठिठोली की इस बात पर। कुल मिलाकर हम ये देखना चाहते थे कि जो शोरी भाई के भाई होते हैं, शोरी भाई उनके लिए जान देते हैं। तो शोरी भाई ने जान तो नहीं दी, हालांकि हमीरपुर की ओर निकल लिए। हैंगओवर के साथ और रोलिंग ट्रॉफी के साथ हंसते हुए हम लोग वापस शिमला पहुंचे। करीबन 1.5-2-3 साल के बाद फिर किसी महफिल में हम शोरी भाई से मिले तो हम सब ने हंसते हुए शोरी भाई को एक किस्सा दोबारा सुनाया। शोरी भाई ने जब ये किस्सा सुना तो हंसने के साथ साथ बोले कि कमबख्त, तो तुम बहुत अच्छे सब एक्टर्स हो। मैं तो उस दिन इतना डर गया था कि बहुत मुश्किल से मैं बस स्टैंड पहुंचा और बस स्टैंड में सीधे मैंने टिकट ली और टिकट लेके बस में जाकर अपनी सीट पर छुप कर बैठ गया और तब तक मंत्रोच्चारण करता रहा जब तक कि बस चल नहीं पड़ी। और जब बस मंडी की सीमा से दूर पहुंची तब जाकर मैंने कहीं सांस में सांस ली और मुझे घर से कोई फोन वोन भी नहीं आया था। तो फ्रूट पंच में फ्रूट थे या नहीं यह अलग बात है। हाँ, उस पंच में पंच रहा और उस पंच का सबसे ज्यादा स्वाद शोरी भाई को ही आया। तो जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो हर किस्सा एक अलग रंग का किस्सा हो जाता है। फ्रूट पंच भी एक उसी तरह के एक अलग रंग का किस्सा है। तो दोस्तों, ये था किस्सा फ्रूट पंच। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, अपने किस्से भी भेजते रहिए, हम उन्हें बनाएंगे किस्से का हिस्सा। नमस्कार।